नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चे, आज हम एक नया और टॉपिक करते हैं इकोनॉमिक्स का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग। और इस बैंकिंग के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, आज इसके एमसीक्यू हम करेंगे। और बैंकिंग के अंदर एक्चुअल में थोड़े से टॉपिक हैं। सबसे पहले हमारा बैंकिंग सिस्टम। इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर दो तरीके के बैंक होते हैं, एक कमर्शियल बैंक और दूसरा आरबीआई, जिसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। पब्लिक का रिलेशन कमर्शियल बैंकों के साथ होता है और कमर्शियल बैंकों का रिलेशन आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक के साथ होता है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर पब्लिक को कोई भी अकाउंट ओपन करवाना है वो कमर्शियल बैंक में ओपन होगा, और कमर्शियल बैंकों के जो अकाउंट है वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई में ओपन होते हैं। ये बात आई समझ में। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो एमसीक्यू होंगे वो किस बेस पर होंगे, दो ही चीज़ों के ऊपर बेस्ड होंगे। पहला फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक और दूसरा फंक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक है। और आरबीआई एक फंक्शन करता है क्रेडिट कंट्रोल करने का। तो क्रेडिट कंट्रोल करने वाला जो फंक्शन है उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का। उसको हम पढ़ेंगे, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे। और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी को फर्दर जो डिवाइड किया जाता है उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में कुछ एमसीक्यूज होंगे। चलिए बच्चे शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो बच्चे, सबसे पहले सीधा ही हम एक टॉपिक देखते हैं। पहला है अपने पास फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। भाई कमर्शियल बैंकों के फंक्शन क्या हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंकों के दो फिक्स फंक्शन हैं। पहला जो फंक्शन है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन है एडवांस लोन। देखो भाई, बैंक जो है वो कोई धर्म कर्म करने नहीं बैठा है। बैंक एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, उसका काम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। बैंक करता क्या है, जिन लोगों के पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, जिनके पास अपनी सेविंग है, वो उनसे क्या करता है, उनकी सेविंग लेता है, यानी उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और जो गरीब लोग हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिनको पैसे की सच में जरूरत है, उन लोगों को लोन देता है। यानी लोन लेता है और लोन देता है। ये बात आई समझ में। बैंकों के पास पहले पैसे जमा कराए जाते हैं लोगों के द्वारा, जिनके पास थोड़ी बहुत सेविंग है, थोड़ा एक्सेस पैसा पड़ा हुआ, वो अपना पैसा बैंकों में जमा कराएंगे, कमर्शियल बैंकों में जमा कराएंगे। और कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उस पैसे को फर्दर लोन के रूप में किसी और को दे देगा। इस बीच में बैंक को क्या फायदा होगा, जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा करवाया है, अगर बैंक उसको 5% देता है, क्योंकि भाई बैंक में पैसा जमा करवा रखा है उन लोगों ने, तो अपना पैसा एक तरीके से बैंकों को दे रखा था। अगर 5% इनको देता है तो आगे उस पैसे पे लोन क्या करता है, वो उसको 15% पे अगर वो किसी और को लोन के रूप में दे देगा, तो बीच का जो 10% है वो कमा लेता है। ये बात आई समझ में। तो चलिए बच्चे देखते हैं। पहली जो चीज़ थी क्या था, बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एक्सेप्ट डिपॉजिट। ये बात आई समझ में, ठीक है भाई। एग्जाम्पल, किस किस रूप में बैंकों के अंदर पैसा जमा होता है, पब्लिक किस किस रूप में पैसा जमा कराती है। सबसे पहले करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में। ये बात आई बच्चे समझ में। और बदले में बैंक उनको इंटरेस्ट देता है। इन तीनों अकाउंट के अंदर क्या होगा, बंदे पैसे जमा कराएंगे और उसके बदले उनको इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं एडवांस लोन। एडवांस लोन का मतलब बैंकों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो तो उसको लोन के रूप में देते हैं और बदले में उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये लोन किस किस तरीके का होता है, हाउस लोन, कार लोन, ओवरड्राफ्ट। ये बात आई समझ में। और इस पर बैंक इंटरेस्ट अर्न करता है। ये बात आई समझ में। जिनसे पैसा लिया उनको इंटरेस्ट पे कर रहा है, जिनको पैसा दिया उनसे इंटरेस्ट ले रहा है। ये बात आई समझ में। अब चलते हैं आगे। अगला एक काम और होता है एजेंसी फंक्शन। कुछ एजेंसी फंक्शन होते हैं। क्या फंक्शन होंगे, सबसे पहले एक लोकर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देता है। आपके एक्सपेंसेस और आपके इनकम का ब्यौरा रख लेता है। कैसे, अगर आपकी कोई सैलरी आती है आपके अकाउंट में आएगी, कोई अगर आपको पेमेंट करनी है, आप अपनी पेमेंट को ऑटोमेशन मोड पर डाल सकते हो। वो काम आपके बिहाफ पर आपका बैंक कर सकता है। इसके अलावा फॉरेन करेंसी की सेल परचेज का काम आपके बैंक के थ्रू ही होता है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ टैक्स को कलेक्ट करने का काम इसी के अकॉर्डिंग होता है। शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटी को खरीदने का भी काम आपका कमर्शियल बैंकों के द्वारा ही होता है। और इसके बदले बैंक क्या करते हैं, कमीशन लेते हैं। सिंपल सी बात है, आपका काम करेंगे तो बदले में क्या लेंगे, कमीशन लेंगे। तो तीन काम है आपके कमर्शियल बैंकों के, जिसके अंदर ये दो क्या है, प्राइमरी वर्क। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो अब इसी के बेसिस पर पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन है कमर्शियल बैंक इज अ बैंक डैट। एक वाणिज्य बैंक वह बैंक है जो, वाणिज्य बैंक क्या करता है, गिव लॉन्ग टर्म लोन्स। क्या ये लॉन्ग टर्म्स लोन देता है, लंबी अवधि के लिए। गिव शॉर्ट टर्म लोन्स,
क्या शॉर्ट टर्म लोन्स देता है? बिल्कुल भाई, इसका काम ही क्या है, लोन देना, चाहे शॉर्ट टर्म का हो चाहे लॉन्ग टर्म का हो। तो पहले दो तो बिल्कुल ठीक है। तीसरा, क्रिएट क्रेडिट, यानी साख का निर्माण करता है। क्या ये साख का निर्माण करता है, मनी क्रिएट करता है? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों इसके काम है। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बच्चे? डी। ये बात ही समझ में सारे के सारे। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिपॉजिट मेड बाय द पीपल फॉर देयर ओन रिसोर्सेज इज कॉल्ड। ठीक है, लोगों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से की गई जमा राशि को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। देखो होता क्या है, सबसे पहले यहां मान लेते हैं ये अपने पास कमर्शियल बैंक्स है। ये क्या है? कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब इधर कुछ पब्लिक है और इधर कुछ पब्लिक है। ये अपना पैसा कहाँ देते? कमर्शियल बैंकों को, और ये लोन के रूप में किसी और को जमा करा देते। ये क्या करवाते हैं? डिपॉजिट। इतनी बात आई समझ में? तो ये वाली जो जनता है, ये जो पब्लिक है, इस पब्लिक ने जब पहली बार पैसा अपना जमा करवाया होता है कमर्शियल बैंकों में, तो इस डिपॉजिट को क्या बोलते हैं बच्चे? प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। तो ये वाली जो डिपॉजिट है वो क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ये प्राइमरी डिपॉजिट है। इसके बाद जो पैसा लोन के रूप में दिया जाएगा, फिर वो बंदा उस चेक को अपने अकाउंट में डलवाएगा, तो क्या कहलाती है? सेकेंडरी डिपॉजिट। तो जो पैसा पब्लिक ने जमा करके रखा है, उस पैसे को अगर वो बैंक में जमा करवाती है तो उस पैसे को क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा आ जाएगा, यानी इनको बोलते हैं प्राथमिक जमाएं। ठीक है, इसके बाद जो पैसा जनरेट होता है कैसे होता है? भाई सबसे पहले भाई ये मिस्टर ए है, ठीक है, ए ने क्या किया? बैंक में पैसा जमा कराया। जो इन्होंने पैसा जमा करवाया है वो क्या? प्राइमरी डिपॉजिट। उसके बाद लोन के रूप में किसी पर्सन को देता है, तो जिस पर्सन को लोन के रूप में दिया वो फर्दर क्या करेगा? उस पैसे को बैंक में जमा कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि उसको कैश नहीं मिलता, उसको चेक की फॉर्म में मिलता है, और चेक की फॉर्म में वो क्या करेगा? दोबारा से बैंक में आएगा और बैंक में पैसे सबमिट करवा देगा। जैसे बैंक में सबमिट करवाया तो वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी डिपॉजिट, जिसको बोलते हैं गौण जमाएं, यानी द्वितीय जमाएं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है बच्चे? फर्स्ट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इन चारों में से कौन सा कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है? ठीक है, तो देखना बच्चे, पहला है एक्सेप्ट डिपॉजिट। क्या ये जनता से पैसा डिपॉजिट करवाता है? एक्सेप्ट करता है, यानी मांग स्वीकार करता है? बिल्कुल करता है भाई। दूसरा क्या है? एडवांस लोन। क्या जनता को लोन देता है? बिल्कुल, ये तो इसका काम है। ठीक है, अगर पैसे जमा नहीं करेगा और लोन नहीं देगा तो कमाएगा कहाँ से? अगला क्या है? क्रेडिट क्रिएशन, यानी साख सर्जन करता है? बिल्कुल करता है। पहले तीनों के तीनों काम तो ये करता है। तो क्या नहीं करता? फिक्स द रेपो रेट। रेपो रेट को तय करने का अधिकार इसके पास नहीं है। रेपो रेट को डिसाइड करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब चलते हैं बच्चे आगे। ये देखो बच्चे, क्रेडिट, द क्रिएशन ऑफ डैश इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, डैश का सर्जन साख निर्माण कहलाता है। किसका सर्जन कहलाएगा बच्चे? किसका सर्जन? सेकेंडरी डिपॉजिट्स का। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होती है? देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, पहली बार जब पैसा आता है प्राइमरी डिपॉजिट होती है। तो प्राइमरी डिपॉजिट से सेकेंडरी डिपॉजिट को कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? क्रेडिट क्रिएशन। अब सेकेंडरी डिपॉजिट कैसे होगी? ए ने कमर्शियल बैंक में लोन दिया, कमर्शियल बैंक कुछ पैसा अपने पास रखते हैं, बाकी बचे हुए पैसे को लोन के रूप में दे देते हैं। जिस पर्सन को लोन के रूप में दिया उसको चेक दिया, अब वो पर्सन क्या करता है? फिर से बैंक में जाता, पैसे जमा कराता है। अब वो क्या आ गई आपके पास? सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, सेकेंडरी डिपॉजिट को क्रिएट करना ही क्या कहलाता है? आपका क्रेडिट क्रिएशन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, चाहे आपका अभी जो 12th के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है, उसके अंदर आएगा। ठीक है, चाहे आपका CUT का जो एग्जाम है उसके अंदर आएगा। ये बात आई समझ में? तो अपने क्या है? द्वितीय जमाएं, या इसको गौण जमाओं के नाम से भी मिलता है, ये गौण जमाएं। आगे चलते हैं बच्चे। कमर्शियल बैंक्स आर गाइडेड बाय। वाणिज्य बैंक किसके द्वारा निर्देशित किए जाते हैं? कौन इनको गाइड करता है? वैसे आरबीआई इनको गाइड करता है कहीं पर। अच्छा, यहाँ पर क्या है? क्या निर्देशित करते हैं बच्चे? वो किस पर्पस के लिए बने होते हैं कमर्शियल बैंक? एक ही पर्पस होता है इनका, प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। क्योंकि बच्चे दान धर्म करने के लिए नहीं बैठे हैं बैंकों का सिर्फ एक ही काम है, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका एक ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो इनका मेन मोटिव क्या है? लाभ अर्जित करना, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मोटिव होता है इनका। क्लियर है बच्चे? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो,
कमर्शियल बैंक इनमें से क्या काम करता है? कमर्शियल बैंक्स क्या काम करेंगे? इशू करेंसी नोट? जी नहीं, ये काम नहीं करता। ये काम कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई के पास ही राइट है नोट इशू करने का। 2 रुपये से लेकर 2,000 रुपये के नोट जो है वो कौन करेगा? आरबीआई इशू करेगा। 1 रुपये के नोट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इशू करती है। ठीक है, वित्त सचिवालय आप जिसको बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द बोरोवर। ठीक है, बिल्कुल भाई, बोरोवर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। एडवांस लोन टू द कस्टमर, कस्टमर को लोन भी देती है। यही तो प्राइमरी काम थे, यानी उधारकर्ताओं से जमा स्वीकार करना और ग्राहकों को अग्रिम ऋण प्रदान करना, ये 2 काम इसके होते हैं। तो ऑप्शन डी अपना आ जाएगा। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? अब चलते हैं आगे। आगे चलो भाई, ये देखो कितना प्यारी सी स्लाइड है। क्या नाम है बच्चे इसका? फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्या फंक्शन है? टोटल आरबीआई के बच्चे 7 फंक्शन है, ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर, बोर्ड्स के एग्जाम है, वहां पर इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, और एमसीक्यू से तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो देखो इसका टोटल कितने काम है? 7 काम है। पहला क्या है? करेंसी मैनेजर। ठीक है, दूसरा बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, बैंकर ऑफ बैंक्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर और मॉनेटरी मैनेजर। पहला जो काम है करेंसी मैनेजर, इसका मतलब क्या है? करेंसी को मैनेज करता है, इशू करता है। ठीक है, 2 रुपये से लेकर 2,000 की करेंसी को कौन इशू करेगा? सिंपल सी बात है, आरबीआई करेगा। नोट को इशू करने का सोल जो राइट है वो आरबीआई के पास है। तो पहली चीज आई बच्चे समझ में। ठीक है, दूसरा क्या है? बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का बैंक कौन है? जिस तरीके से पब्लिक के खाते कहाँ खुलते हैं? कमर्शियल बैंकों में, उसी तरीके से गवर्नमेंट के खाते कहाँ खुलेंगे? आरबीआई के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, हर तरीके के जो गवर्नमेंट है उसके जो अकाउंट्स हैं वो कहाँ ओपन होते हैं? आरबीआई के अंदर। ठीक है, तो आरबीआई इनके अकाउंट ओपन करता है, साथ में एजेंट के रूप में भी काम करता है। ठीक है, एडवाइजर के रूप में भी काम करता है। ठीक है, एडवाइजर के रूप में भी काम करता है, इनको एडवाइस देता है कब चीज़ें खरीदनी है, कब बेचनी है, कहाँ खरीदनी, कहाँ बेचनी है। सुपरविजन भी इनका करता है, सुपरवाइज करता है। ठीक है, कि भाई कितना पैसा कब लेना चाहिए, कब देना चाहिए, ये बताइए समझ में। गवर्नमेंट बजट के लिए जब रिवेन्यू की जरूरत होती है, एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कहाँ करें कहाँ ना करें, कहाँ से पैसा है कहाँ से ना पैसा आएगा, तो एक तरीके से एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। अगला क्या है? बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। सिंपल सी बात है बच्चे, जिस तरीके से पब्लिक का खाता कहाँ खुलेगा? कमर्शियल बैंकों में, तो इन कमर्शियल बैंकों को अपना खाता खुलवाना पड़ता है, क्योंकि इनको भी मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इनका खाता कहाँ खुलता है बच्चे? इनका खाता कहाँ खुलेगा? आरबीआई के अंदर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बैंकर्स टू बैंक। ये बैंकों का बैंक होता है, जहां बैंकों के खाते ओपन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आरबीआई। तो इनके लिए भी कितना क्या काम करता है? एजेंट के रूप में काम करता है, सुपरवाइजर के रूप में काम करता है, और एडवाइजर के रूप में काम करता है। आगे देखते हैं बच्चे, अगला है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, जिसको बोलते हैं अंतिम ऋणदाता या अंतिम कर्जदाता। ठीक है, अगर किसी बैंक को किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन से पैसा नहीं मिलता है, तो उसके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है, वो आरबीआई से जाकर पैसा ले सकता है। कभी भी बैंक सीधा आरबीआई से पैसा नहीं लेते, पहले वो अपने आसपास वाले बैंकों से पैसा लोन के रूप में लेते हैं, और लास्ट जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, कोई उनको लोन प्रोवाइड नहीं करता, तब जाकर वो आरबीआई से लोन लेते हैं। इसी वजह से आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट बोलते हैं, अंतिम ऋणदाता बोलते हैं। ये बताइए बच्चे समझ में। अगला जो 5वां जो है अपने पास फंक्शन, वो है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अभी क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है बच्चे? ध्यान से सुनना भाई, एक आपके पास ए बैंक है, एक बी बैंक है। ठीक है, ए बैंक के बहुत सारे कस्टमर ने बी बैंक का पैसा देना है, और बी बैंक के बहुत सारे कस्टमर ने ए बैंक का पैसा देना है। ठीक है, अब ये ए बैंक को और बी बैंक को तो नहीं पता, इसको मॉनिटर कौन कर रहा है? इसको आरबीआई मॉनिटर कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास यहाँ एक ए बैंक है और यहाँ एक बी बैंक है। भाई ए बैंक को बी बैंक के देने हैं 10,000 रुपये, और बी बैंक को ए बैंक के देने हैं 8,000 रुपये। ठीक है, अब एक तरीका तो यही है कि भाई ए बैंक बी बैंक को पैसे देगा 10,000 रुपये, और बी बैंक ए बैंक के पैसे देगा 8,000 रुपये। कितनी सारी ट्रांजेक्शन होंगी। दूसरा क्या है? बैलेंस कर दो। ठीक है, बैलेंस करने का मतलब है कि भाई सिंपल सी बात है, कुल मिला के देखा जाए, ए को 10,000 देने हैं,
बी को 8,000 देने हैं, तो कुल मिलाकर ए 2,000 रुपये में फाइनल सेटलमेंट कर लेगा। फाइनल ए 2,000 रुपये बी को दे देगा, तो इनके सारे अकाउंट शॉर्ट हो जाएंगे, सारा शॉर्ट आउट हो जाएगा। ये बात आई समझ में। और ये कैसे पता चलेगा बच्चे? ये पता किसको चलेगा? आरबीआई को। और ये काम कौन करता है? आरबीआई। इसलिए आरबीआई को क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इतनी बात आई समझ में बच्चे। अब आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर। ठीक है, फॉरेक्स मैनेजर भी आप इसको बोल सकते हो। भाई हर देश दूसरे देशों के साथ ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग करता है तो दूसरे देश की हमें करेंसी भी चाहिए। तो दूसरे देश की करेंसी को मैनेज कौन करता है? आरबीआई। भाई कोई तो ऐसा इंस्टीट्यूट होगा ना कि जो मैनेज करे फॉरेन करेंसी को। फॉरेन करेंसी को मैनेज करने का जो इंस्टीट्यूशन है वो आरबीआई है, वो ही इसको मैनेज करेगा, चाहे पौंड हो, यूरो हो, डॉलर हो, येन हो, युआन हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों का जो रिजर्व है उसकी कस्टडी कौन रखता है? आरबीआई। इसलिए आरबीआई को क्या बोलते हैं? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। अगला और जो लास्ट है वो है मॉनेटरी मैनेजर। ठीक है, मॉनेटरी मैनेजर का मतलब है मनी को, जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको मैनेज करता है। कुल मिलाकर ये क्रेडिट पे कंट्रोल करता है। क्रेडिट कंट्रोल करने का मतलब है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। मनी सप्लाई को बढ़ाना और घटाना किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में है। अब मार्केट के अंदर दो तरीके की सिचुएशन होती है, एक इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन और एक डिफ्लेशन वाली सिचुएशन। दोनों ही हमारी इकोनॉमी के लिए खराब होती है, जिसको हम मंदी तथा तेजी बोलते हैं। इन्फ्लेशन में तेजी आती है और डिफ्लेशन के अंदर मंदी आती है। इतनी बात आई समझ में। और इन दोनों ही केस के अंदर हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना और घटाना पड़ता है। ठीक है, और ये बढ़ाने और घटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये काम किसको दे रखा है? आरबीआई को। तो कुल मिला के 7 काम कौन करता है? आरबीआई। उम्मीद है ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन है विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भाई हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो कितना आंसर आ गया बच्चे हमारे? 7वें का। 7वें का आंसर आ गया बच्चे ए। ये बात आई बच्चे समझ में। देखो हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है और इंडिया के सेंट्रल बैंक का भी अपना एक नाम होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जल्दबाजी में हम गलती क्या कर देते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग है, ठीक है, और सेंट्रल बैंक, हमारे देश के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? आरबीआई। आगे देखते हैं बच्चे, डैश इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इनमें से सेंट्रल बैंक का क्या मेन फंक्शन? अभी 7 पढ़े थे, बताओ बच्चे। नोट इश्यू करना, बिल्कुल भाई, नोट इश्यू करने का काम सेंट्रल बैंक का ही होता है। क्रेडिट क्रिएशन, जी नहीं। पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करना, जी नहीं। नन ऑफ दिस, जी नहीं। तो पहला ही ऑप्शन अपने पास आ गया। नोट जारी करने का सोल राइट आरबीआई के पास होता है। आगे चलते हैं बच्चे। अगला सवाल देखो, विच बैंक ऑपरेट इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। इनमें से कौन सा बैंक लाभ के उद्देश्य से, बिना किसी लाभ के उद्देश्य से जनहित में कार्य करता है? ठीक है, बिना किसी लाभ के। ठीक है, तो देखना, पहला क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा पंजाब नेशनल बैंक। और लास्ट क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। अब मेरी बात सुनना बच्चे, ये जो 3 है ना नीचे, ये है कमर्शियल बैंक। ये क्या है? कमर्शियल बैंक। और जो आरबीआई है वो क्या है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है उसका कोई मोटिव नहीं होता प्रॉफिट कमाने का। वो प्रॉफिट किनसे कमा रहा होगा? कमर्शियल बैंकों से। और उसको अपने पूरे देश की इकोनॉमी को क्या करना है? कंट्रोल में रखना है। क्रेडिट कंट्रोल करने का उसका काम है, इनको मैनेज करने का उसका काम है। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए कभी भी वो काम नहीं करता। यही रीज़न है कि अगर पब्लिक का पैसा कोई भी कमर्शियल बैंक खा जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कोई भी कमर्शियल बैंक पब्लिक को परेशान कर रहा है, किसी कस्टमर को परेशान कर रहा है, बैंक होल्डर को परेशान कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो बैंक होल्डर सीधा आरबीआई की साइट पर जाकर या आरबीआई पे जाकर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट दायर कर सकता है। ये बात आई समझ में बच्चे। अब चलते हैं आगे। ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चे इसका? ए, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे चलते हैं बच्चे। सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू। सेंट्रल बैंक किसके थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल करता है? क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास 2 पॉलिसी हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक होती राजकोषीय नीति और दूसरी होती मौद्रिक नीति। इन 2 नीति का प्रयोग करके वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ देखना कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं। बैंक रेट बिल्कुल होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे ऊपर के 3 क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट हैं। आई बात समझ में बच्चे? अब चलते हैं आगे। ठीक है,
व्हाट इज द ट्रू अबाउट द सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक के बारे में इनमें से कौन सी बात सत्य है? देखना, सेंट्रल बैंक डील विद द जनरल पब्लिक। क्या सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक से डील करता है, जनता से डील करता है? जी नहीं, जनता से डील करने के लिए बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स अवेलेबल हैं। अगला क्या, सेंट्रल बैंक्स एम एट प्रॉफिट मोटिव। क्या इनका मेन मोटिव प्रॉफिट है? जी नहीं, लाभ अर्जित करना इनका काम है ही नहीं। इनका काम क्या है? कमर्शियल बैंकों को फैसिलिटी देना, सुपरवाइज करना, एजेंसी के रूप में काम करना और देश के अंदर पैसे को, मनी सप्लाई को मैनेज करना। आगे चलते हैं, सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट और सेंट्रल बैंक क्रिएट क्रेडिट। भाई सेंट्रल बैंक क्रेडिट को क्रिएट नहीं करते, क्रेडिट को क्रिएट करने का जो काम है वो किसका है बच्चे? क्रेडिट को क्रिएट करने का जो काम है वो कमर्शियल बैंक का है। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे? ये कंट्रोल करते हैं क्रेडिट को। क्या करते हैं? कंट्रोल। पूरे देश के अंदर जो पैसा आया है, कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा आया है, मनी सप्लाई कब बढ़ानी कब घटानी है, इस चीज़ का कंट्रोल करने का जो काम है वो किसका है? आरबीआई का। क्रिएट करने का काम नहीं है। पूछा जाए क्रिएट करने का काम किसका है? क्रिएट करने का काम है बच्चे कमर्शियल बैंकों का, वाणिज्य बैंकों का। आगे चलते हैं बच्चे इसी बात पर। देखो ये देखो, अब जो हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या थी? मॉनेटरी पॉलिसी। क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए दो तरीके की पॉलिसी का यूज किया जाता है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिलहाल यह मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट हैं, पहला क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव को बोलते हैं गुणात्मक, ठीक है, और इसको बोलते हैं मात्रात्मक। ठीक है, तो दो इंस्ट्रूमेंट है अपने पास, एक मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। इसमें क्वांटिटेटिव और दूसरे क्वालिटेटिव। अब इसके अंदर क्या आता है बच्चे? सबसे पहले कुछ रिजर्व रेशियोज आती हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का मतलब होता है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। हिंदी में इसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, और ये नगद आरक्षित अनुपात। ये क्या होते हैं पहले समझ लो। देखो भाई, सीआरआर का मतलब क्या होता है? जितना पब्लिक ने कमर्शियल बैंकों के पास पैसा जमा करवाया है उसका एक फिक्स परसेंटेज उनको आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है, तो उस फिक्स परसेंटेज को सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। अगला है एसएलआर। एसएलआर का मतलब क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है? जितना कमर्शियल बैंकों के पास पब्लिक का जमा करवाया गया पैसा है, यानी जितने उनके पास डिमांड डिपॉजिट है जो पब्लिक ने जमा करवा रखी है, उसका एक फिक्स परसेंटेज उन्हें अपने ही पास कैश या कैश के इक्विवेलेंट रखना पड़ता है। यानी कैश की फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा या कैश इक्विवेलेंट की फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब चीज़ ये कि कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है वो पैसा जिसको आप बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। ये बात ही समझ में। बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड का मतलब होता है कि 3 महीने मैक्सिमम के अंदर उसको आप कन्वर्ट करवा सकते हो कैश के अंदर। ये बात ही समझ में। तो एक फिक्स परसेंटेज उनको अपने पास ही रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसएलआर। इन दो रेशियो का यूज कर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के पास पैसों को ब्लॉक करवा देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि भाई 100 लाख रुपए यानी 1 करोड़ रुपया क्या करते हैं लोगों ने जमा करवाया है, कहां पर? कमर्शियल बैंकों के पास। अब आरबीआई कहता है 10% सीआरआर है और 10% एसएलआर है, तो 10 लाख रुपए तो सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा और 10 लाख रुपए इनको अपने पास रखना पड़ेगा। तो कितने हो गए बच्चे? 20 लाख रुपए इसके ब्लॉक हो गए, बाकी बच्चे 80 लाख रुपए, बस उतने ही रुपए को आगे लोन के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, आगे देखो बच्चे, अगला है ओएमओ। ओएमओ का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है? सेल्स एंड परचेजेस। भाई देखो, आरबीआई के पास बहुत सारी सिक्योरिटी, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, इस तरीके के भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो ओपन मार्केट के अंदर इनको खरीद कर और बेचकर भी कंट्रोल किया जा सकता है क्रेडिट को। कैसे? ध्यान से सुनना। अगर आरबीआई सेल करता है, सेल किस केस में करेगा? जब मनी सप्लाई को कम करना हो, मनी सप्लाई को क्या करना हो? कम करना हो, तो क्या करेगा? सेल। ठीक है, जैसे इन्होंने शेयर बेचे, पब्लिक ने वो खरीद लिए, पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास और पब्लिक के पास शेयर, तो पैसा क्या आ गया? पैसा आरबीआई के पास आ गया, नहीं मनी सप्लाई कम हो गई। ये बात आई समझ में? तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, सेल कर देते हैं मनी सप्लाई को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए परचेज कर लेते ताकि जनता के पास पैसा चला जाए। आगे अपने पास रेट है, एक है लॉन्ग टर्म। जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है तो जो बदले में रेट चार्ज करता है उसको बोलते हैं बैंक रेट।
इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो क्या बोलते हैं बच्चे इसे? बैंक रेट। और शॉर्ट टर्म प्रोवाइड कराता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। इतनी बात आई समझ में? तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होती है? रेपो रेट्स। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में? अब इस तरफ देखते हैं, इस तरफ क्या है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर टोटल 3 चीजें हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सेशन और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब ध्यान से सुनना, मार्जिनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है और क्या होती है मार्जिनल रिक्वायरमेंट? हिंदी में इसको सीमांत आवश्यकता बोलते हैं। और है क्या वैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट? मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब है बच्चे, जब आप लोन लेने जाते हो, ठीक है, बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखते हो। आपने गिरवी रखा 80 लाख रुपए के प्लॉट के कागज, ठीक है, आपके जो प्लॉट के कागज हैं उनकी जो वैल्यूएशन है 80 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन जब आप लोन लेने गए आपको मिला सिर्फ 50 लाख रुपए का लोन। 50 लाख के लोन के लिए 80 लाख रुपए के कागज जमा कराए आपने, तो जो 30 लाख का बीच का जो गैप है ना उसको बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब आप कहोगे ये गैप किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करेगा? ध्यान से सुनना, मान लेते हैं इन्फ्लेशन की सिचुएशन है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो आरबीआई कहता है इस गैप को बढ़ा दो, ताकि जिसके पास प्रॉपर्टी है ना वो प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर भी पैसा ना ले सके, ठीक है। और अगर मान लो मार्केट में पैसा कम है, डिफ्लेशन की स्थिति है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, तो आरबीआई कहते हैं इस गैप को कम कर दो। ये बात आई समझ में? कम करने से लोगों को ज़्यादा लोन मिलेगा, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। ये बात आई समझ में? अगला क्या है? मोरल सेशन। मोरल सेशन का मतलब होता है बच्चे नैतिक दबाव, ठीक है। आरबीआई क्या करता है? कमर्शियल बैंकों पे थोड़ा प्रेशर बनाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन के केस में क्या कहता है? इन्फ्लेशन के केस में बोलता है कि आप ना स्ट्रिक्ट पॉलिसी का यूज़ करो ताकि लोगों को कम लोन मिल सके। अपने रूल एंड रेगुलेशन को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दो, कॉम्प्लेक्स कर दो, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दो ताकि उन लोगों को लोन कम मिले। और अगर डिफ्लेशन का केस है, डिफ्लेशन की सिचुएशन के अंदर लोगों के पास पैसा ही नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई क्या कहता है? लिबरल कर दो, सिंपल कर दो, इजी कर दो रूल एंड रेगुलेशन, तो आपको बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन पे भी लोन मिल जाता है। लास्ट क्या है? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है बच्चे? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई जो क्रेडिट रेशियो है उनको क्या कर दिया जाए? कम या ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती है बच्चे? मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। और इन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब बढ़ाना और घटाना होता है। अब चलते हैं बच्चे आगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। पहला देखना, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज। अब क्वांटिटेटिव कौन से इंस्ट्रूमेंट है बच्चे? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन कौन से हैं? बैंक रेट, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, सारे के सारे बच्चे सारे ही हैं। ये सारे के सारे क्या है? क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब क्या क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले बैंक रेशियो, दूसरा बैंक रेट, दूसरा रेपो रेट, तीसरा रिवर्स रेपो रेट, चौथा सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, पांचवा है एसएलआर, और उसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये जो 6 चीज़ें हैं वो होती हैं आपके पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। और इसके अंदर ये देखो बैंक रेट दे रखा है, उसके बाद कैश रिजर्व दे रखा है, और अगला दे रखा है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो तीनों के तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। इतनी बात आई बच्चे समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेथड। अब क्वालिटेटिव मेथड के अंदर क्या आता है? क्वालिटेटिव मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी बच्चे? क्वालिटेटिव मेथड के अंदर जो वहाँ चीज़ें नहीं आई वो इसके अंदर कवर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या था? एक तो था मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सेशन, डायरेक्ट एक्शन, और इसके अलावा था क्रेडिट रेशनिंग, CR। तो ये 4 चीज़ें इधर आती हैं। तो यहाँ देखो बच्चे इसके अंदर क्या ऑप्शन आ जाएगा? वेरिएशन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। बच्चे कैश रिजर्व रेशियो दे रखा है, ये तो नहीं आएगा। वेरिएशन इन बैंक रेट, ये भी नहीं आएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी नहीं आएगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो क्या आ गया? रिस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट। भाई कंज्यूमर के क्रेडिट पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, यानी अंतिम ऋण पर प्रतिबंध लगाना, क्या कहलाता है बच्चे अपना? इसको बोलते हैं क्रेडिट रेशनिंग। क्या बोलते हैं इसे? क्रेडिट रेशनिंग। ये बात है समझ में, ठीक है। तो ये किसका इंस्ट्रूमेंट है बच्चे? क्वालिटेटिव का, यानी मात्रात्मक। अब यहां देखो बच्चे, 2 फेजेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 फेजेस हैं, एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन में और दूसरा डिफ्लेशन की सिचुएशन में। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हमें क्या करना होता है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन में मार्केट के अंदर एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इसलिए वो डिमांड क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आरबीआई को क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में मनी सप्लाई को कम कर देना है,
किसी भी तरीके से मनी सप्लाई को कम कर देना है, उनको कोई चीज़ बेच दो ताकि उनका पैसा आरबीआई के पास आ जाए, ठीक है। उनको कोई एफडी जैसा लालच दे दो, ठीक है। उनको कोई इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर दो ताकि वो पैसा अपना आरबीआई के पास सबमिट करवा दें। ये बात आई समझ में? तो ध्यान रखना बच्चे, इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई कम करनी होती है और डिफ्लेशन के केस में मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है। तो इसके लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जा सकता है? जो अभी हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे उन्हीं का यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, किसकी सिचुएशन है? इन्फ्लेशन की, तो हम लोगों को लूज मनी पॉलिसी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। किसका? लूज मनी पॉलिसी, ठीक है। और अगर रिसेशन या फिर आप बोल सकते हो डिफ्लेशन केस है तो वहां टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। ये बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, इस छोटे से चार्ट से आप इसको इजीली समझ जाओगे। इन्फ्लेशन के केस के अंदर हमें क्या करना होता? मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा ताकि लोगों के पास कम से कम पैसा बचे। तो इस मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो बच्चे, अपने पास जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट थे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ठीक है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, ये क्वांटिटेटिव के अंदर इंस्ट्रूमेंट होता था, ठीक है। इसका मतलब होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। इन्फ्लेशन के केस में इन सारी की सारी रेट को क्या कर देना है बच्चे? बढ़ा देना है। इन्फ्लेशन के केस में क्या कर देना है? सारी रेट को बढ़ा देना है। आई से इन्फ्लेशन, आई से इंक्रीज, ये बात आई समझ में? और डिफ्लेशन के केस के अंदर इन सारी रेट को क्या कर देना है? डिक्रीज कर देना है। क्या कर देना है? डिक्रीज। इतनी बात आई बच्चे समझ में? अब बात ये है, जब मनी सप्लाई को कम करना हो इन रेट को बढ़ाते हैं। मनी सप्लाई को कम करने के लिए इन रेट को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए इन रेट को क्या करते हैं? कम करते हैं। इसका मतलब मनी सप्लाई और इनके बीच में कैसा रिलेशन आ गया? नेगेटिव। तो ध्यान रखना, मनी सप्लाई और ये जितनी भी रेट्स होती हैं इनके बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो रेट घटेगी और मनी सप्लाई घटेगी तो ये रेट बढ़ेगी। इतनी बात आई बच्चे समझ में? सीधा सा याद रख लो, इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, अप्रत्यक्ष संबंध है, विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है। अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है इन रेट्स को घटा दो, मनी सप्लाई घटानी है तो इन रेट को बढ़ा दो, ठीक है। सीधा याद कर लो। आगे चलते हैं बच्चे, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखो बच्चे, टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को क्या करना है? इंक्रीज करना है। टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक में क्या करेगा भाई? सेंट्रल बैंक उन रेट को क्या करना, इसको बढ़ाना तो उन रेट को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो देखो है ऐसा। सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी नहीं। राइज इंक्रीज लिखा हुआ, काट दो। राइज द CR इंक्रीज लिखा हुआ, काट दो। क्या करना है हमें? रिड्यूस करना है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस। मनी सप्लाई को अगर बढ़ाना है तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को घटाना पड़ेगा। अब देखो, जैसे मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बताई, छोटी सी बताई कि नेगेटिव रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ रही तो दूसरी घटेगी। तो अगर ये बढ़ रही तो दूसरी को घटने वाला ही ऑप्शन ढूंढो इसके अंदर, टेंशन ही खत्म। ये बात आई समझ में? चलो बच्चे आगे चलते हैं। 14वें का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे अपने पास? C। आगे देखो, टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक। अब यहाँ क्या है? मनी सप्लाई क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। अगर मनी सप्लाई रिड्यूस हो रही है तो कोई ना कोई चीज़ क्या कर रहे होंगे हम लोग? बढ़ा रहे होंगे। देखना बच्चे, लोअर द रेपो रेट, यहाँ रेपो रेट को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं। यहाँ SLR को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन B, CRR को इंक्रीज करना। देखना बच्चे, राइज इन CRR, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, तभी तो क्या होगा? नेगेटिव रिलेशन। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? इसके लिए आपकी जो ये फाइल है ना, ये आपके काम आएगी। ध्यान रखना, इन रेट का और मनी सप्लाई के बीच में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। मनी सप्लाई बढ़ानी है तो इन सारी रेट को कम कर दो और मनी सप्लाई घटानी, इन सारी रेट को बढ़ा दो। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, यहाँ देखो। अच्छा आगे चलते हैं अब इसी बात पर। ये देखो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट इज एप्लीकेबल फॉर द शॉर्ट रन पीरियड। शॉर्ट रन पीरियड के अंदर कौन सी एप्लीकेबल होती है रेट? बच्चे जब लॉन्ग रन की बात हो तो आपको लगाना है बैंक रेट, और शॉर्ट रन की बात हो तो लगाना है रेपो रेट। तो कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चे 16 का? रेपो रेट। जहाँ ये रहा रेपो रेट और ये रहा रिवर्स रेपो रेट, दो रेपो रेट है, एक रेपो रेट और दूसरा रिवर्स रेपो रेट। तो बच्चे ये है बैंक रेट लॉन्ग रन के अंदर, और रेपो रेट और
रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट रन के अंदर। तो कितना ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन डी। अब दोनों में फर्क क्या है? अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो बदले में जो इंटरेस्ट रेट देगा उसे बोलते हैं बैंक रेट। ये बात आई समझ में? अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लेता है तो बदले में जो रेट देगा उसे बोलते हैं रेपो रेट। ये बात आई समझ में? अगर लोन आरबीआई ने दिया है और इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक दे रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा लॉन्ग रन पर बैंक रेट पे और शॉर्ट रन पे रेपो रेट पे। अब एक रिवर्स सिचुएशन होती है जहां पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है। जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो आरबीआई को जिस रेट पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो चलते हैं बच्चे आगे। इसका कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चे? डी। आगे देखो बच्चे, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। बहुत बेहतरीन सवाल पूछा गया है। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट क्या होता है? अंतिम ऋणदाता। ठीक है, अंतिम ऋणदाता के रूप में जिस रेट से कमर्शियल बैंकों को लोन मिलता है सेंट्रल बैंक की तरफ से, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे बच्चे हम बैंक रेट। ये बात आई समझ में? कमर्शियल बैंकों को लोन चाहिए, सेंट्रल बैंक किधर है? सेंट्रल बैंक इनको लोन देता है। लोन देगा तो कौन सी रेट चार्ज करता है? तो रेट चार्ज करता है बैंक रेट। कौन सी रेट चार्ज करेगा बच्चे? बैंक रेट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई। इनमें से किसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगी? किसकी वजह से बच्चे मनी सप्लाई बढ़ेगी? जो चीज घट रही होगी। अभी बताया था ना, उन सारी रेट का और मनी सप्लाई का कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। मनी सप्लाई बढ़ रही तो रेट क्या हो रही होगी? घट रही होगी। चेक करो, रेपो रेट डिक्रीज, ये है आंसर। परचेज इन द सिक्योरिटी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, हमने परचेज कर लिया भाई, परचेज कर ली कोई चीज। ठीक है, सिक्योरिटी अगर हम लोगों ने परचेज कर ली है तो पैसा हमारे पास, हमने परचेज कर ली तो मार्केट में पैसा चला जाएगा। उसके बाद सीआरआर भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो सारे के सारे हैं ये। ऑप्शन कितना आ जाएगा? डी। अब बार बार एक परचेज और सेल वाला आ रहा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर मनी सप्लाई बढ़ानी हो और मनी सप्लाई घटानी हो तो क्या करना पड़ेगा? भाई मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए चीज़ें बेचनी पड़ेगी या खरीदनी पड़ेगी? चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। यहाँ हम बाय करते हैं और यहाँ क्या करते हैं? सेल। अगर हम चीज़ें खरीदते हैं, मैंने पब्लिक से कोई चीज़ खरीदी, वो चीज़ मेरे पास आ गई और पब्लिक के पास क्या चला गया? पैसा। तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, और अगर मनी सप्लाई को कम करना हो तो हम उनको कोई चीज़ बेच देंगे। ठीक है, पब्लिक को कोई चीज़ बेची, बेचने से क्या होगा? उनका पैसा आरबीआई के पास आ जाता है। तो ध्यान रखना, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए बाय करते हैं और मनी सप्लाई को घटाने के लिए सेल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। राइजिंग इन द रिवर्स रेपो रेट बाय द सेंट्रल बैंक इज लाइकली टू हैव द फॉलोइंग इंपैक्ट ऑन द मनी सप्लाई। देखो इस बार क्या लिखा है? रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई पे कैसा इंपैक्ट बढ़ेगा? आप छोटी सी ट्रिक बताई थी आप लोगों को। अगर ये बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चे? घट जाएगी। कहीं लिखा हुआ है इधर, ये रहा बच्चे, मनी सप्लाई विल बी डिक्रीज। एक छोटी सी टेबल से सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं इसी बात पर। लोअरिंग द सीआरआर बाय द सेंट्रल बैंक हैज द फॉलोइंग इंपैक्ट ऑन द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। ठीक है, बढ़िया सवाल है बच्चे क्रेडिट क्रिएशन का। क्या कहता है? अगर हम सीआरआर को कम करेंगे, ठीक है, उससे क्रेडिट क्रिएशन पे क्या इंपैक्ट बढ़ेगा? अब आप लोगों को पता होना चाहिए क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है या मनी क्रिएशन क्या होता है। उसका एक फॉर्मूला होता है, ये देखो बच्चे, फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन या फिर इसको बोलते हैं मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन कैसे निकालते हैं बच्चे? प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाई 1/CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाई 1/CRR। अब अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग नाम लिखे होते हैं। कहीं यहाँ पर CRR लिखा होता है, कहीं यहाँ पर LRR लिखा होता है, कहीं यहाँ पर LRR लिखा होता है। तो नीचे जो रेट है उसको रिक्वायर्ड रेट आप मान लो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब क्रेडिट क्रिएशन और प्राइमरी डिपॉजिट, इन दोनों के बीच तो होता है बच्चे पॉजिटिव रिलेशन, और क्रेडिट क्रिएशन और CRR इनके बीच में होता है बच्चे नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है? जितनी रेट बढ़ेगी उतना क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, रेट घटेगी तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा।
पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है दोनों या तो बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। अगर प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ा तो क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ेगा, प्राइमरी डिपॉजिट घटा तो क्रेडिट क्रिएशन भी घटेगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब सवाल देखना क्या लिखा हुआ है इसने, लोअरिंग द CRR। ठीक है, अगर CRR को क्या कर दिया, कम, लो जी CRR को क्या कर दिया, कम। सेंट्रल बैंक हैज़ द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या होगी बच्चे, बढ़ जाएगी। है कहीं ऑप्शन ऐसा 20 का? इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? कितनी आसान सी तो बात थी। देखो ये चीज़ बस आपको पता होनी चाहिए, पता होगी तो आप फटाफट चीज़ें कवर कर पाओगे। एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझा दो, क्रेडिट क्रिएशन और CRR के बीच में कैसा रिलेशन होता है इसको बता दो। तो 3 से 4 तरीके क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। अब चलते हैं बच्चे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन इकोनॉमी इज टू कंट्रोल रिसेशन, हमें रिसेशन को कंट्रोल करना है। रिसेशन मतलब आप बोल सकते हो डिप्रेशन या फिर डिफ्लेशन वाली सिचुएशन। ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द यूरो जोन नेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ाना, इनमें से किस चीज को एप्रिशिएट करते हैं वो लोग। ठीक है बच्चे, किस चीज को एप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्लेशन वाले केस में क्या करना होता है, ध्यान से सुनना, ये जो वर्ड लिखे हुए ना डिफ्लेशन, रिसेशन, ठीक है, डिफ्लेशन या रिसेशन के अंदर हम क्या करेंगे, मनी सप्लाई को क्या करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। मनी सप्लाई को क्या करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। मनी सप्लाई बढ़ानी है आपको, लेकिन इस बार सीधा ये नहीं बोला मनी सप्लाई बढ़ानी है, इस बार क्या वर्ड यूज कर दिया, रिसेशन या डिफ्लेशन। तो ये वर्ड आपकी हेल्प करेंगे। रिसेशन या डिफ्लेशन के अंदर हम मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, और मनी सप्लाई जब बढ़ेगी तो सारी रेट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देखना बच्चे, रिड्यूसिंग द रेपो रेट, क्या रेपो रेट को रिड्यूस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। CRR को रिड्यूस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अगर आपको मनी सप्लाई बढ़ानी है तो इनको घटाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो दोनों के दोनों आंसर आ गए, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, C। इतनी बात क्लियर है बच्चे आप लोगों को? उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, और नहीं आई तो एक बार और देख लो। आगे देखो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड, इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है। एक होता है क्वालिटेटिव मेथड और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, अब जो क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं उसके अंदर आते हैं मात्रात्मक वाली चीज़ें, यानी सारी की सारी रेशो। अब इनमें से आपसे पूछी गई है कौन सी रेशो नहीं है। ठीक है, रेशो कौन कौन सी थी, बैंक रेट थी, रेपो रेट थी, रिवर्स रेपो रेट थी, CRR था, SLR था, SLR, और एक था ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये चीज़ें, ठीक है, ये सारी की सारी क्या थी, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर क्या था, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सेशन, डायरेक्ट एक्शन और क्रेडिट रेशनिंग। ये 4 चीज़ें, ये मात्रात्मक को रिप्रेजेंट करते थे, ये गुणात्मक को रिप्रेजेंट करते थे। गुणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव और इनको बोलते हैं क्वालिटेटिव। अब चेक कर लो कौन सा क्वांटिटेटिव नहीं है, यानी क्वालिटेटिव पूछ रहा है। मेरे को साफ साफ क्या दिख रहा है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट दिख रहा है, यानी सीमांत आवश्यकता, इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलो बच्चे, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट के अंदर वो पैसा आता है जो कमर्शियल बैंकों के पास पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ है। किस अकाउंट में जमा होता है बच्चे, इस अकाउंट में जमा होगा, करंट अकाउंट में होता है और सेविंग अकाउंट में होता है। तो इसके अंदर कौन सा आंसर आ जाए, चेक करो बच्चे, देखना कौन सा है, करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। तो ऑप्शन कितना आ गया, बी, बचत खाता और चालू खाता जमाएं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते तो क्या आती है, डिमांड डिपॉजिट आती है। चलो बच्चे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो रेट इज अ रेट विच, रेपो रेट कौन सी रेट है, रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर RBI कमर्शियल बैंकों को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। चेक करो कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहां देखना, कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन फॉर द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं उस रेट पर, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म वाले ऑप्शन यहाँ नहीं है। कमर्शियल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करते, जी नहीं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब परचेज करते हैं उसको बोलते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। इसको क्या बोलेंगे बच्चे, रेपो रेट। अगला देखना, कमर्शियल बैंक कैन कीप देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, जिस रेट से सेंट्रल बैंक के पास पैसा जमा कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशो। शॉर्ट रन लोन आर गिवन बाय द कमर्शियल बैंक।
ठीक है। अल्पकालीन ऋण वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जाते हैं, ये तो वाणिज्य बैंक दे रहे हैं पब्लिक को, ठीक है, ये तो लोन आ जाएगा पब्लिक को देने वाला, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आगे देखो बच्चे, अगला जो सवाल है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इनमें से सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है। फंक्शन आपने पढ़े थे, 7 ही फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला करेंसी इशू करने का, दूसरा बैंकर ऑफ बैंक, ये बैंकों का बैंक होता है, तीसरा ये गवर्नमेंट का बैंक होता है, चौथा क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता है, पांचवा ये क्या करता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी की कस्टडी रखता है, ठीक है, और छठा अपने पास क्या है, छठा क्या है अपने पास, क्या था छठा बच्चे, लास्ट, चलो देख लेना एक बार, ठीक है। हालांकि लास्ट में क्रेडिट कंट्रोल करने का काम होता है, वो भी इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये 4-5 जो हैं वो सारे के सारे इसके फंक्शन है, इसमें से आपको फंक्शन बताना कि कौन सा फंक्शन नहीं है। देखना नीचे शुरू करता है, लैंडिंग टू द कमर्शियल बैंक, क्या कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, आपको होगी बिल्कुल लोन देता है। अगला लैंडिंग टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लोन देता है, बिल्कुल लोन देता है। अगला बैंकिंग फैसिलिटी टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बैंकिंग फैसिलिटी देता है, बिल्कुल, क्योंकि ये बैंकों को और गवर्नमेंट को दोनों को लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। लेकिन क्या पब्लिक को फैसिलिटेट करता है, जी नहीं, पब्लिक को सिर्फ कमर्शियल बैंक करते हैं, यही इसने पूछा था। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा 25 का बच्चे, बी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चे, सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, इसको बोलते हैं मनी सप्लाई को बढ़ाना। क्रेडिट की अवेलेबिलिटी के बढ़ाने को क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना। देखो बच्चे, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए फिर से वही चीजें आ गई, ठीक है। मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे, उन सारी रेट को क्या करना है, हम लोगों को घटाना पड़ेगा, सारी रेट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और चीजें खरीदनी पड़ेगी या बेचनी पड़ेगी। आप बताओ बच्चे, क्या करना पड़ेगा, बाय करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, बाय। अगर चीज़ें बाय करेंगे, सिक्योरिटी को बाय करेंगे, तो पैसा जो है वो लोगों के पास जाएगा, और जो सिक्योरिटी है वो सरकार के पास आ जाएगी, नहीं आरबीआई के पास आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चे, सी। क्योंकि देखना यहाँ पर रेपो रेट को क्या किया गया है, रेपो रेट को बढ़ाया गया, तो ये पॉजिटिव रिलेशन हो गया, इनके बीच में तो नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए था। रिवर्स रेपो रेट को भी क्या किया गया, बढ़ाया गया है। यहाँ बेच रहे हो तो ये बढ़ जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा बच्चे, बाय करना। ये बात आ रही समझ में आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। ये क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस है बच्चे। क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस क्या कहलाती है, ध्यान से देखना। क्रेडिट क्रिएट, अभी बताया था हम लोगों ने, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाई 1/CRR, ठीक है। अब एक प्रोसेस के थ्रू देखते हैं कि कितना क्रेडिट हम क्रिएट कर सकते हैं, हम मतलब कमर्शियल बैंक कितना पैसा क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, ठीक है। वो क्या है, सबसे पहले तो प्राइमरी जो डिपॉजिट है वो ली है 1000 रुपये। प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, 1000 रुपये। LRR, जिसको आप यहाँ पर, यहाँ जो हमने यूज़ किया CRR या फिर RR, रिक्वायर्ड रेशो, कैश रिजर्व रेशो या लीगल रिजर्व रेशो जो लिखी हुई है वो कितनी है बच्चे, 20%। कितना है, 20%, ठीक है। अगर LRR यानी रिक्वायर्ड रेशो 20% हो और प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपये हो, यानी पब्लिक का 1000 रुपये आया हो और हमारी जो रिटेंशन रेशो 20% हो, तो बताओ कितना क्रेडिट क्रिएट किया जा सकता है। ये हम पहले ही एस्टिमेट कर सकते हैं। तो देखना बच्चे, यहाँ हम क्या करेंगे, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, प्राइमरी डिपॉजिट कितना था, 1000 रुपये, ये कितना है 20%। तो यहाँ देखो 1000 मल्टीप्लाई बाई 20% जो है ये हटके इसका 100% कहाँ जाएगा, ऊपर। इससे यहाँ कट करो, कितना है 5, और ये कितना आ गया 5000 रुपये। कितना आ गया बच्चे, 5000 रुपये। ये बात आ रही समझ में। यानी अगर पब्लिक का कोई पब्लिक से कोई पर्सन 1000 रुपये जमा करवाता है, रिटेंशन रेशो या रिक्वायर्ड रेशो 20% है, तो इस 1000 से हम 5000 रुपये क्या कर सकते हैं, क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। ये बात आई समझ में। तो ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस पे आता है और एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस ही समझा दो। तो ये रही बच्चे क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस। अब इसके अंदर 3 चीजें हैं। सबसे पहले 1000 रुपये, देखो एक जगह हम लिखेंगे डिपॉजिट, फिर लिखेंगे कैश रिजर्व, कितना पैसा बैंक अपने पास रख लेता है, और बाकी क्रेडिट क्रिएशन यानी लोन, और कितना पैसा वो लोन के रूप में सामने वाले पर्सन को दे देता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक पर्सन आता है बैंक में पैसा जमा करवाता है,
उसने बैंक में पैसा जमा करवाया। बैंक क्या करता है, एक फिक्स परसेंटेज अपने पास रखता है और बाकी बचे हुए पैसे को लोन के रूप में किसी दूसरे पर्सन को दे देता है। ठीक है, जिस दूसरे पर्सन को दिया है उसको कैश नहीं देता, चेक की फॉर्म में देता है और चेक बैंक में ही जमा होता है। तो फिर से वो पर्सन कहाँ आएगा, दोबारा से बैंक में घूम के आएगा। उसने चेक कहाँ जमा कराया, बैंक में। ठीक है, बैंक फिर से एक फिक्स परसेंटेज अपने पास रख लेता है और बाकी बचे हुए पैसे को किसी तीसरे पर्सन को लोन के रूप में दे देता है। और ये प्रोसेस इसी तरीके से आगे चलती रहती है। ये बात आई बच्चे समझ में? तो इस प्रोसेस को एक बार इधर देखते हैं। सबसे पहले 1000 रुपये आए, ए पर्सन ने 1000 रुपये बैंक में जमा कराए। ठीक है, कमर्शियल बैंकों ने क्या किया, 20%, उसका 20% अपने पास रख लिया और बाकी बचा हुआ 80% लोन के रूप में दे दिया। 1000 का 20% होता है 200 रुपये और बाकी बचे हुए कितने होते हैं, 800 रुपये। 200 रुपये अपने पास रखे और बाकी बैलेंस 800 रुपये लोन के रूप में दे दिया। ये लोन के रूप में जब दिया है तो यही पैसा दोबारा से घूमकर कहाँ गया, बैंक में। इसका 20% 160 होते हैं, 160 फिर से कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखे और बाकी इसका 80% 840 रुपये लोन के रूप में दे दिया, तो 640 रुपये। अब ये 640 रुपये सी कस्टमर को लोन के रूप में दिया, इसने वही पैसे किस में जमा करा दिए, फिर कमर्शियल बैंकों के पास आके जमा करा दिए। इसका 20% 128 रुपये होता है, 128 रुपये फिर से बैंकों ने जमा कर लिए, अपने पास सेविंग के रूप में रखे और बाकी 512 रुपये लोन के रूप में फिर डी को प्रोवाइड कर। डी ने यही पैसा क्या किया, डी ने यही पैसा क्या किया, फिर से बैंक में जमा करवा दिया। ठीक है, बैंक में जमा करा दिया 512 रुपये और इसका जो 20% है कितना हो गया बच्चे, 102 रुपये। 102 रुपये कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखा और बाकी 410 रुपये फिर किसी ई पर्सन को दे दिया। ठीक है, ए का पैसा इधर बी के पास गया, बी का पैसा सी के पास, सी के पैसा डी के पास और डी का पैसा ई के पास, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रही। ठीक है, और कुछ स्टेप चलने के बाद ये 1000 रुपये कितने हो जाएंगे बच्चे, 5000 रुपये, और ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा, 1000, और ये फाइनल कितना हो जाएगा, 4000। जब ये 1000 हो जाए, यानी ये अमाउंट और ये अमाउंट बराबर हो जाए, उसके बाद ये प्रोसेस आगे नहीं चलती, क्योंकि जितना पैसा प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में आया था, अगर उतनी ही कमर्शियल बैंकों ने अपने पास सेविंग रख ली, उसके बाद उनके पास पैसा ही नहीं बचता लोन के रूप में देने के लिए। इतनी बात आई समझ में? तो यहां देखो बच्चे, यहां इस 1000 रुपये से 5000 रुपये बना दिए गए, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है और ये प्रोसेस कहलाती है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस या मनी क्रिएशन प्रोसेस। बोर्ड्स के एग्जाम में ये पूरी प्रोसेस आती है और रिसेंट जो 2024 के अंदर एग्जाम हुए हैं, प्री बोर्ड जो हुए हैं, उसके अंदर सेम ही क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और यहां से समझिए। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस 1000 से 5000 बना दिए तो हमने प्रोसेस के थ्रू समझा, तो 1000 से 5000 तो हम यहां ही निकाल चुके हैं पहले ही, तो हम लोगों को पूरी प्रोसेस समझाने की जरूरत नहीं। अगर न्यूमेरिकल आ जाता तो सीधा ये फॉर्मूला लगाए और आंसर लगा के आप बता सकते हो कि कितना पैसा क्रिएट हो सकता है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, अब यहाँ देखो 5000 हमने क्रिएट कर दिया, 1000 अपने पास सेविंग बच गई। ठीक है, और 4000 रुपये जो क्रिएट हो, इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं बैंक मनी। ये एक्चुअल में क्या है, बैंक मनी। ये बैंक मुद्रा है, ये वो पैसा है जो बैंकों ने क्रिएट किया है क्रेडिट क्रिएशन की फॉर्म में। 1000 रुपये आए और ये लोन लेकर देकर बार बार कितना क्रिएट कर दिया, 5000 क्रिएट कर दिया, 1000 रुपये से 5000, तो इस 1000 के अंदर 1000 रुपये तो सेविंग ही बची हुई है और बाकी जो 4000 रुपये हो किसके हैं, बैंक मनी, जो बैंकों ने क्रिएट किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। आगे चलते हैं बच्चे, सवाल देखना, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइन बाय, किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं वो, पहला CRR, दूसरा SLR, तीसरा इनिशियल डिपॉजिट और ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे। क्या आ जाएगा बच्चे, सारे के सारे। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1/LRR। ठीक है, अब देखो इसने प्राइमरी डिपॉजिट यानी इनिशियल डिपॉजिट बोला, वो तो यहाँ आ गए बच्चे अपने पास, इनिशियल डिपॉजिट कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अभी जो LRR है वो कैसे निकलता है, लीगल रिजर्व रेशो, ये क्या होता है बच्चे, CRR प्लस SLR, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, LRR। ये बात आई समझ में? तो इसी वजह से तीनों के तीनों अपने पास ऑप्शन आ जाते हैं, तो क्या आएगा बच्चे, 27 का ऑप्शन डी। अब देखते हैं बच्चे 28, क्वेश्चन क्या कहता है, द लीगल रिजर्व रेशो इज 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ 20%, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वुड बी, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। अब सुनना, जो मैं फॉर्मूला यूज करते हैं ना बच्चे, जो हमने फॉर्मूला यूज किया है अभी, देखना, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू
प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाई 1/CRR। ठीक है, ये तो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला हो गया। किसका? क्रेडिट क्रिएशन। अगर आपसे पूछें कि मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है ये 1/CRR। 1/CRR यानी ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, सेकंड वाला पोर्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर, यानी 1/CRR। ठीक है, हम CRR या फिर LRR जैसे वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखना बच्चे कितना आंसर आएगा अपने पास। इसने मनी मल्टीप्लायर पूछा है तो देखना 1/20%। ठीक है, 1/20 नीचे, परसेंट का 100 कितना जाएगा ऊपर, ये कट हो जाए, कितना आ गया? 5। कितना आ जाएगा बच्चे? 5 है कहीं ऑप्शन? ये आ गया ऑप्शन 5। 28 का कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? सी। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक बे। भाई इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा? क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? रिड्यूस द CRR। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो यहाँ क्या लिखा? CRR को क्या करना है? कम करना है। दूसरा, CRR को बढ़ाना है, चीज़ें सेल करनी है, या बैंक रेट को क्या करना है? इंक्रीज करना है। अब ध्यान से सुनना, फिर से वही चीज़ आ गई। क्या वर्ड यूज़ किया है? एनकरेज द इन्वेस्टमेंट। एनकरेज द इन्वेस्टमेंट का फिर से मतलब क्या है? मनी सप्लाई को बढ़ाना है। मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए उन रेट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन है अपने पास, रिड्यूस द CRR। ये बात आ रही समझ में? तो मनी सप्लाई को कम करना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी चीज़ें, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, या फिर एनकरेज इन्वेस्टमेंट, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये आपकी हेल्प करता है हमें क्या लिखना है। ये बात आई समझ में? ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हायर द लीगल रिजर्व रेशियो डैश विल बी क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा कि घटेगा? अभी तुम्हें एक चीज़ बताई थी, फिर से क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाई 1/CRR। ठीक है, या फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पर लीगल रिजर्व रेशियो थी तो LRR। ठीक है, और क्या बात बताई थी बच्चे? प्राइमरी डिपॉजिट और क्रेडिट क्रिएशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, और क्या लिखेंगे? क्रेडिट क्रिएशन और प्राइमरी डिपॉजिट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन आता है, और क्रेडिट क्रिएशन और LRR के बीच में नेगेटिव रिलेशन आता है। इसने क्या बोला? इस रेशियो को क्या कर दिया जाए? हायर कर दिया जाए, यानी बढ़ा दिया जाए। तो ये क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज यानी लोअर। ऑप्शन कितना आ जाएगा 30 का बच्चे? बी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। अगर रेशो को बढ़ाएंगे क्रेडिट क्रिएशन कम होगी, रेशो कम करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगी। यानी अगर ये हायर होगा, ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा? लोअर। और अगर LRR लोअर होगा तो अपने पास ये क्या होगी बच्चे? हायर। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चे अपना 30 का? बी। आगे चलते हैं बच्चे, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट डेट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट डेट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। वो पैसा जो कि पब्लिक ने कमर्शियल बैंक के पास जमा करवा रखा है, उसकी एक फिक्स परसेंटेज जो कमर्शियल बैंकों को RBI यानी सेंट्रल बैंक के पास जमा करवानी पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बच्चे CRR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो, यानी ऑप्शन सी, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है बच्चे, उम्मीद है बच्चे आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई है, बट हमने डिटेल से इसको कवर कर लिया है। सारे MCQ कवर हो गए हैं, और जो मेन जो टॉपिक थे वो भी इसके अंदर कवर हो गए हैं। एक बोर्ड के एग्जाम के लिए इस चैप्टर में से सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, और उसके अंदर भी क्रेडिट क्रिएशन, और दूसरी जो चीज़ है अपने पास वो क्या है? फंक्शन ऑफ RBI। ठीक है, RBI के फंक्शन क्या है और क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है। मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारी की सारी रेट्स को कम कर देना है, और मनी सप्लाई को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारी रेट्स को बढ़ा देना है। ये बात आई समझ में? तो बच्चे
आज आपसे विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।